आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ। अब इसको समझना है कि कोई भी पैसेज अगर दिया है, ये जनरली बैंक, एसएससी, रेलवे यानी कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते क्वेश्चन है और आपको स्कूल्स एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। तो शुरू से जब छोटे रहते हैं तो हम लोग पढ़ते आ रहे कॉम्प्रीहेंशन, छोटे छोटे स्टोरीज रहते हैं और स्टोरीज आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और उसको वो तो लेवल के हिसाब से होता है कि आप जैसे हायर एजुकेशन में जाते हो तो लेवल हाई होते रहते हैं। अब यहाँ पर है कि कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस है तो वो कंपटीशन के हिसाब से पूछेगा। तो इस तरीके का किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉम्पिटिटिव लेवल हो या फिर नॉर्मल है तो आपको क्या है, स्टोरीज, जनरली स्टोरीज दिए रहते हैं। बट कॉम्पिटिटिव में बात करें तो बैंक से रिलेटेड है तो बैंकिंग सेक्टर्स का कुछ क्वेश्चंस रहता है, फाइनेंस का रहता है, रिलेटेड टू अदर्स भी रहते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिकल रिलेटेड हो गया, मीन्स आपका करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत लंबे पैसेजेस रहते हैं और शॉर्ट टर्म में आपको उसको सॉल्व करना है। तो दो मैथड है, दो तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 मैथड बता रहे हैं और जो भी आपको ईजी लगे आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो मैथड ये है कि आप किस तरह से कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है कि क्वांटम स्पीड आपको आना चाहिए, मतलब आप किस तरह से उसको सॉल्व कर रहे हो। तो क्वेश्चन आप पढ़ें और स्पीड में, मतलब दिमाग में पढ़ना है, ये नहीं बोल बोल के पढ़ना है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको फटाफट पढ़ना है उसको, ठीक है। तो उसको क्वांटम स्पीड बोलते हो और दिमाग में उसको लॉक करके रखना है क्वेश्चन क्या बोला। पहला ये है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये है मेथड कि आप उसको जब क्वेश्चंस है, आप जब पैसेज है, पैसेज नहीं पढ़ के आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। यानी कि आपको 4, 5, 6 क्वेश्चंस लगभग दिए रहते हैं एग्जाम्स में, तो आप क्वेश्चन पे आएंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी होता है कि बीच से पूछ देता है, लेकिन पूछता है पैराग्राफ 1, 2, तो पैराग्राफ तो चेंजेस होंगे ना। तो आप पैराग्राफ देखिए, पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। तो पहला पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड में आप उसको फाइंड आउट कीजिए। तो क्वेश्चन जितना बोला उस क्वेश्चन को पढ़िए और रीड कीजिए कि वो क्वेश्चन में क्या पूछा है और वो कहाँ पे अवेलेबल है उसका आंसर। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप जो जैसे कि हिंदी मीडियम्स के बच्चे होते हैं तो उन लोग क्या होते हैं कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करते, मतलब इंग्लिश में दिया उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते, समझते हैं, उसको सॉल्व करते। तो ये बहुत लॉन्ग जो ड्यूरेशन हो जाता है। तो इसलिए आपको करना ये है कि इंग्लिश अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इंग्लिश में उसको समझ, मतलब कि जितना भी आपको मीनिंग समझ में आ रहा है उसका, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हर किसी का मीनिंग नहीं आएगा। तो इंग्लिश में जो बोल रहा है तो इंग्लिश में ही आपको उसको समझना है, ठीक है। तो इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा आप उसको पढ़ें, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं एग्जाम्स में तो आप उसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और वही क्वेश्चन को रिलेट करके देखेंगे कि वो किस पैराग्राफ में है और वो या पैसेज में कहाँ पर है, आप उसको फाइंड आउट करेंगे। कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम फर्स्ट सेकंड से ही पूछ देता है, तो घुमा फिरा के भी पूछेगा, आपको उसको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड हो गया। सेकंड ये है कि आप 2 मेथड बताए कि कैसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने से पहले एक बात ये है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पैसेज पढ़ रहे हो तो आप एक पैसेज बना के छोड़ दिए तो वैसे तो होगा नहीं ना। आपको पैसेजेस पे वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसको बनाना होगा। तो जितने भी पैसेज आपको दिए हुए हैं उसको रीड कीजिए, पढ़िए और कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले हर कोई प्रैक्टिस सेट बनाता है। तो प्रैक्टिस सेट बनाइए। तो प्रैक्टिस जो सेट जो बना रहे हैं, जो भी आप ये है बहुत तरह का ले लीजिए, एक साथ उसको बनाइए, ठीक है। और कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको समझिए। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसके आंसर्स। तो 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अब रहा बात कि ईडियम्स उसमें कुछ देते हैं, मतलब कि आपको बोल्ड लेटर्स में और दिया ही रहता है, और वो क्या रहता है कि ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से सिमिलर वर्ड्स आपको ढूंढने रहते हैं।
तो उस क्वेश्चन में जो रिलेट है वो आप उसको, टाइटल भी है इसमें, तो एक जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह का पैसेज है और इसका टाइटल क्या हो सकता है। क्योंकि शीर्षक सिंपल सा चीज़ है, अगर हम टाइटल डिसाइड करते हैं, कोई राइटर है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ तो मुझे पता है, तो अगर कुछ राइटर अगर टाइटल्स डिसाइड करता है, अगर सपोज दैट कि हम बच्चों के शिक्षा के बारे में अगर बोल रहे हैं, तो बच्चों की शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं और बातें शिक्षा की से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं कि एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, ये मिले, तो आप अब उसका टाइटल क्या बनाओगे? तो बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा अवसर, या फिर बहुत मतलब बहुत सिमिलर वे में जो है आपको दिख रहा है, तो उसी रिलेटेड टाइटल्स रहते हैं। तो टाइटल में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइटल बड़े आसान होते हैं, आप टाइटल को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का पैसेज है, तो उससे रिलेटेड फिर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही बात है। तो बताए कि किस तरह से है, तो दो मेथड बता दिए। एक है कि क्वांटम स्पीड, आपका स्पीड क्वांटम मतलब एकदम फटाफट आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फटाफट पढ़ रहे हैं मतलब इतना टाइम नहीं आपको लेना है कि अब 2 पेज का पैसेज है तो आप 2 पेज के पैसेज को 10 मिनट ले लिए पढ़ने के लिए, नहीं, बहुत जल्दी आपको पढ़ना है, मतलब विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स भी ज़्यादा हो गया, तो आपको पढ़ना है बहुत जल्दी, और नहीं तो स्किप कीजिए। और दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है, you come directly to the question, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आइए कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंटोनिम सिनोनिम्स का कोई ये नहीं है, आपको आना चाहिए, तो जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पढ़िए, और अगर नहीं भी आ रहा है तो जब पैसेज आप रीड करोगे ना तो वो आंसर बता देता है, पैसेज पढ़ते पढ़ते ऑपोजिट वर्ड्स है तो उसका मीनिंग पता चल ही जाएगा लगभग, तो पता चल जाता है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और जनरली है कि वोकैबुलरी और एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है वो पढ़िए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वर्ड्स जो है आपके पास अच्छे कलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, हिंदी में भी बहुत कठिन जो शब्द रहते हैं तो उसके मीनिंग्स हम लोग को नहीं पता रहते हैं, तो वो कठिन शब्द के मीनिंग आपको पता होंगे तभी तो आप बोल पाएंगे। तो इसलिए तो हम लोग बोलते भी है तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके, क्योंकि प्योर हिंदी कोई नहीं बोल सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है, और प्योर इंग्लिश में भी जाएंगे तो पढ़ना होगा। इंग्लिश थोड़ा सा इजी लैंग्वेज हो जाता है क्योंकि उसमें वर्ड्स जो है वो बहुत इजी में रहते हैं, बट हिंदी बहुत कठिन है। तो जब हम लोग, लेकिन हिंदी भाषी है हम लोग, तो इसलिए हम लोग को हिंदी इजी वे में समझ में आ जाती है, बट अब यहाँ पर है कि इंग्लिश है, लैंग्वेज है, ग्रामर है, इसको समझना है तो फिर वो कैसे करेंगे। अच्छा, फ्रेज़ के बारे में बताएंगे कि फ्रेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे क्वांटम स्पीड पढ़ रहे हैं तो उसमें फ्रेज़ समझिए क्या है फ्रेज़। देखिए फ्रेज़ जो होते हैं, फ्रेज़ का मतलब एक है कि आप किस तरह से फ्रेजेस, एक इडियम्स फ्रेज़ रहते हैं जो जहाँ पे मुहावरा के बारे में बात होती है कि मुहावरा है, और उसको हम लोग जैसे हिंदी में मुहावरा वैसे इंग्लिश में भी मुहावरा होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ओके, भारी बारिश होना को रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, तो ये मुहावरा हो गया। इस तरह से बहुत सारे मुहावरे होते हैं, तो उसको समझना है। फिर फ्रेज़ के बारे में जब बात करेंगे तो फ्रेज़ क्या होता है ना, उसमें सब्जेक्ट जो है आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है सेंटेंस जब बिल्ट होता है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही बिल्ट होता है कोई भी सेंटेंस, और उसके छोटा सेंटेंस है या बड़ा सेंटेंस है तो क्लॉजेज ऐड हो जाते हैं। क्लॉजेज का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो क्लॉजेज हो जाते हैं, कंजंक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। क्लॉजेस का भी एक
आपको देंगे क्लासेस और उसको बता देंगे कि क्लॉजेस होते क्या है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे और फिर क्लॉजेस के बारे में भी समझेंगे व्हाट इज़ क्लॉज, ठीक है। लेकिन सिंपल सा चीज़ समझिए, क्लॉज का हिंदी होता उपवाक्य, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस आपको बड़ा सा दिख रहा है तो उसमें एक सब्जेक्ट है, एक और सब्जेक्ट, कंजंक्शन, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। इस तरीके से अगर दिया हुआ है बीच में, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो दो सेंटेंस क्या, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। कि क्लॉज मैंने एक सब्जेक्ट है जिसमें रहता है और एक वर्ब रहता है। अब फ्रेज के बारे में जब बात करेंगे तो फ्रेज क्या हुआ, तो फ्रेज में क्या है कि सब्जेक्ट आपका नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, वर्ब भी जनरली नहीं। स्टार्टिंग में मतलब कुछ भी अगर आप जैसे कि आप ऐसे बताना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट आपको ऐसे दिखेगा नहीं, आप डायरेक्टली उसको बोल सकते हो। तो नाउन फ्रेज होते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से एडवर्बियल किस तरह से हम लोग करते हैं सॉल्व, तो वो समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेज का मतलब हुआ कि जहाँ पे सब्जेक्ट आपको डायरेक्टली, मतलब विदाउट सब्जेक्ट, तो फ्रेज ये भी हो सकता है। अगर मेरे स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे, तो उसमें क्या है कि हम फ्रेज आपको बताए थे कि जरेंड, यानी कि जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होता है उसमें आते हैं जरेंड। तो जरेंड जो है तो जरेंड फ्रेज भी होता है। अब जैसे जरेंड में आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब टहलना एक अच्छा व्यायाम है। जब आईएनजी फॉर्म बता रहे हैं तो यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा जब हम लोग टेंस के बारे में अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग का जो ग्रामेटिकली चलता है वो टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, टेंस के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद मतलब कि इज एम आर या वॉज वर रहता है, मतलब कंटिन्यूस में जब रहेगा, प्रोग्रेसिव में जब रहेगा, तो फिर प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो हम लोग इज एम आर वॉज वर यूज़ करके आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बट स्टार्टिंग में कभी आईएनजी नहीं आता है, एक हेल्पिंग वर्ब उसके पहले आएगा तब आएगा। बट यहाँ पे तो स्टार्टिंग में आ गया, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है, और वहाँ पे टहल रहा है होता है, बट यहाँ पे टहलना है। तो फिर किस तरह से समझेंगे कि अच्छा ये क्या है भाई, तो ये जरेंड है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी काम करता है। पार्टिसिपल जब हम लोग ये देखेंगे उसको, तो जेरेंड तो फ्रेज में क्या होता है कि इसी तरह के फ्रेजेस होते हैं, मतलब कि वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, सब्जेक्ट का पता नहीं है। बट हम लोग बात करें टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है, बता रहे किसी को तो समझा रहे कि आप अगर टहल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छी बात है, आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो वहाँ पे उसको फ्रेज बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा आपका सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट हिडन दिख रहा है, तो उस तरह से फ्रेजेस होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था। अब आपको आई थिंक समझ में अगर आ गया हो तो ठीक है, और दूसरे वीडियोस में हम क्लॉजेस पढ़ेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में